मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले पर केंद्रित रहेगी जो पिछले 2 हफ्ते से देश की राजनीति को चौंका रही। चौंका इस रूप में रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जबरदस्त बदलाव के मूड में है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत चमत्कारिक सफलता हासिल की। चमत्कारिक इसलिए कि कुछ जगहों पर उसकी जीत को लेकर बड़ा संशय है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भी चुनौतियां काफी कड़ी मानी जा रही थी। राजस्थान में परंपरा के अनुसार एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद फिर सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में सरकार बना पाने में कामयाबी हासिल की और केवल कामयाबी हासिल नहीं की, ठीक ठाक अंतर के साथ जीत दर्ज की। पर जीत के बाद जिस तरीके से फैसले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ले रहा है वो हैरत में डालने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे बदलाव की बयार ही बह रही है और यही हमारा विषय है, बदलाव की बयार। ताजा संदर्भ यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। डॉक्टर मोहन यादव बड़े नेता जरूर हैं, पर उनसे भी बड़े कई नेता प्रदेश की सियासत में मौजूद थे। डॉक्टर मोहन यादव तीसरी बार के विधायक थे, सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए और उनके साथ साथ 2 अन्य राजनेता उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिनमें एक जगदीश देवड़ा थे और दूसरे राजीव शुक्ला। छत्तीसगढ़ में भी फैसला इसी प्रकार से था। विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, अरुण साव। राजस्थान में तो और भी गजब हुआ, पहली बार के विधायक ही मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लिए। पर आज हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? बातचीत आज हम इसलिए कर रहे हैं कि 12 दिन बाद ही सही डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का आखिरकार विस्तार, लेकिन इस विस्तार में मानो चमत्कार। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार अस्तित्व में थी 2 दिसंबर 2023 तक, उस सरकार के अंतर्गत 33 मंत्री हुआ करते थे। 2 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से चुनाव नहीं लड़ाया। यशोधरा राजे सिंधिया ने कुछ चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया और ओपीएस भदौरिया को पार्टी ने चुनाव लड़ाने से इंकार कर दिया। 31 मंत्री मैदान में उतरे, 12 को फिर से विधायक बनाने के संदर्भ में जनता के द्वारा इंकार कर दिया गया। तो कुल मिला के 31 में से 12 उसके अंदर खत्म हो। 19 विधायक मंत्री के तौर पर मौजूद थे आज की तारीख, लेकिन आज जो फैसला हुआ उन 19 में से केवल 6 लोगों को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने शपथ दिलाई। बाकी सारे नए चेहरे शपथ लेते हुए दिखाई दिए। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते 163 सीटें जीत पाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या वो इस प्रकार का कदम उठा रही है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के इस बदलाव के मायने क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बदलावों के माध्यम से आने वाले समय में क्या संदेश दे रही है और वर्तमान में क्या राजनीति कर रही है। हमारे साथ इस जटिल प्रश्न का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ है। तो इस विषय पर हम विस्तार से बात करें उससे पहले, लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि सही निर्णय लेने के लिए कोई गलत समय नहीं होता। डॉल्टन मैकगिंटी, मशहूर अमेरिकी विचारक लेखक, ने ये कमाल की बात कही। तो भले ही हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीतने में सफल हुई, उसके बाद ऐसे फैसले, लेकिन शायद यही समय है साहसिक फैसले हैं। इसे अपने ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम गिरिजा शंकर जी से करेंगे और गिरिजा शंकर जी आपसे समझना चाहेंगे क्या है बदलाव। क्या वाकई पार्टी परिवर्तन करना चाह रही है, जैसे किसी समय पे चाइना में इस प्रकार के परिवर्तन का किस्सा कहानी हम सुनते हैं माओ के दौर में, क्या वैसा कुछ है या आप कुछ और देख पा रहे हैं? कुल मिलाकर है क्या? कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता है, क्या इन फैसलों के माध्यम से एहसास कराया जा रहा है कि देख लो वाकई ये सब कार्यकर्ता है, या कुछ और, या आने वाले 20 साल 30 साल तक भी भाजपा ही बनी रहे सत्ता में, इसके लिए ऐसे कदम है क्या? ये जो आखिरी में जो टिप्पणी थी आपकी कि भाजपा आने वाले 20-25 सालों तक सत्ता में रहने के लिहाज से ये परिवर्तन कर रही है, वो मुझे सही लगता है। आप याद करिए कि ये कोई पहली बार होने वाला परिवर्तन नहीं है। ऐसे चौंकाने वाले परिवर्तन आप देखेंगे कि 2003 में बीजेपी ने किया था, जब सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, तमाम बड़े नेता थे और उनके रहते उनको बहुत कॉन्फिडेंस में लिए बिना सीधे तौर पर एक आम सभा में, चुनावी सभा में, चुनाव के ठीक पहले
उमा भारती की लीडरशिप को पार्टी ने सामने किया था। जब 2001 में नरेंद्र मोदी को बनाया गया गुजरात का मुख्यमंत्री, तो भी लगभग वही परिवर्तन की बात थी। और यही परिवर्तन मुझे लगता है कि 20 साल बाद वो पार्टी करने जा रही है, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों में जो प्रयोग किया है। बिल्कुल, जो लंबे समय तक जब कोई पार्टी पावर में होती है तो फिर उसमें एक तरह से मोनोटोनी आने लगती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तो बात समझ में आती है कि वो लंबे समय तक रहे अपने पद पर, क्योंकि वो एक ब्रांड बन जाते हैं, चेहरा बन जाते हैं मतदाताओं के सामने। लेकिन यदि मंत्रिमंडल भी वैसा ही रहे, वैसा ही लगातार एक सेट ऑफ एमएलए वही लगातार मंत्री बनते रहे, तो एक तरफ मोनोटोनी होती है, ऊब होती है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है कि सरकार में रहने का एकाधिकार एक ग्रुप को है, उसके अलावा बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। शायद इस भावना को दूर करने के लिहाज से आज जो मंत्रिमंडल का स्वरूप हमारे सामने दिख रहा है, उसमें बहुत साफ झलकता है कि आप देखेंगे कुल 2 मंत्री हैं, एक जगदीश देवड़ा जो पहले उप मुख्यमंत्री बने, और विजय शाह जो 90 में चुनाव जीते और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं। उसके अलावा आपको पुराने जो 2-2, 3-3 कार्यकाल तक लगातार मंत्री रहने वाले और कोई चेहरे इसमें शामिल नहीं है। अलबत्ता 28 मंत्रियों में मेरे ख्याल से 19 या 20 मंत्री पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो एक नए तरह का संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, पार्टी के नेताओं के लिए भी, और अब जो प्रदेश की जनता है उसके लिए भी वो देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, जो चुनाव के दौरान जिस तरह 3 केंद्रीय मंत्रियों को, एक केंद्रीय पदाधिकारी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत गए तो तत्काल उनसे उनके मंत्री पद से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा ले लिया गया। तो इसका मतलब 2 चीजें बहुत साफ दिखती है उसमें। एक तो ये कि छत्रप जैसी कोई चीज पार्टी अब पार्टी में नहीं चाहती कि कोई छत्रप बन के बैठे, और दूसरा ये कि इन नेताओं की जरूरत पार्टी ने राज्य की राजनीति में उपयोग करना बेहतर समझा। इसीलिए जो 2 बड़े नेता थे, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, इनका क्या होगा, आने वाली भूमिका क्या होगी, इसको लेकर एक चर्चा चल रही थी। वो चर्चाएं थम गई, उनको एक भूमिका मिल गई। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर उनकी भूमिका दे दी गई थी। यानी कि आने वाले समय में तब ये तीनों चारों नेता जो हैं वो अब राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो एक बड़ा संदेश परिवर्तन का ये दिया गया है। थोड़ा मैं गिरिजा जी समझने में भी उलझन में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ठीक ठाक प्रभावी भूमिका में थे, उनकी भूमिका को लेकर अभी भी अस्पष्टता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिल लिए तो भी समझ में नहीं आया। और जो राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका में थे वो अब प्रदेश में भूमिका निभाएंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के संदर्भ में आपको ऐसा सोचना है? वस्तु तो चाह क्या रहे हैं? अभी भी उलझन है, इतनी स्पष्टता नहीं है। गोपाल भार्गव की गलती है क्या कि 1985 से जनता उन पर लगातार भरोसा करती आ रही है? इस बार भी वह अपना चुनाव 70,000 मतों के विशाल अंतर से जीते हैं। क्या यह गलती है गोपाल भार्गव की, या गलती है भाजपा नेतृत्व की? जब आपको ये व्यक्ति अब इतना उपयोगी नहीं लग रहा तो विधानसभा का चुनाव भी क्यों लड़ाया? क्या यह सवाल जहन में नहीं आता होगा मतदाताओं के मन में, आम लोगों के मन में? गिरिजा जी, कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल पहले आपने देश की राजनीति के स्तर पर भेजा और 10 साल बाद उसी भूमिका में ला दिया जिस भूमिका में छोड़ कर गए थे। ये सवाल तो बराबर उठेंगे, और जो इससे प्रभावित हुए हैं उनके मन में तो बहुत गहरे तौर पर ये सवाल उठ रहा है, और आम लोगों के मन में भी ये सवाल उठेगा। और इसका जो जवाब है वो, जो मैं समझ पा रहा हूं, पार्टी ने किस रणनीति के तहत ऐसा किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसको, वो सिर्फ ये है कि लगातार एक ही ग्रुप विधायकों का लगातार मंत्री बनता रहे, लगातार वही सरकार में रहे। वो शायद पार्टी ने उसको मंजूर नहीं किया और उसने बदलाव लाया। वैसे भी मैं देखें आप तो पिछले 30-35 सालों से, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एक तरह से जो पूरा समीकरण इस तरह बनता था कि एक ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स या जो नेता थे, मुश्किल से 1.5 दर्जन,
वही विधानसभा चलाते थे। विधानसभा कब चलना है, कब बंद होना है, क्या होना है, वही तय करते थे। सरकार वही चलाते थे। पार्टी में भी तमाम बड़े फैसले वो लिया करते थे। तो उससे यदि बड़ी संख्या में आपके एमएलए किसी पार्टी के चुन के आ रहे हैं, तो फिर ये स्थिति बहुत प्रिय नहीं होती। ऐसे में बदलाव जरूरी है और नए लोगों को मौका देना ये किसी भी पार्टी के वाइब्रेंट बने रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो मुझे लगता है कि उस वाइब्रेंट बने रहने की प्रोसेस में ये परिवर्तन किया गया है। कह रहे हैं कि एक ग्रुप विशेष हावी हो गया, शायद उसको बदला जा रहा है। लेकिन बदलाव तब किया जाता है जब व्यक्ति या पार्टी ये महसूस करती है अनुभवों से कि हमें सफलता नहीं मिलती। 163 सीटें जीते हैं और तब जीते हैं जब माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है और हो सकता है कि पार्टी अब की बार को सत्ता में ना ही आए। उसके बाद इस किस्म का बदलाव छत्तीसगढ़ में बदलाव तब हुआ जब माना जा रहा था कि यहां तो बदलाव संभव ही नहीं है, कांग्रेस सत्ता में रहेगी, भूपेश सरकार सत्ता में रहेगी। तो मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं। कुछ समय उन्होंने भी इस भाजपा में डुबकी भी लगाई और अपने कुछ अनुभव लेकर लौटे। चौधरी राकेश सिंह जी क्या कहते हैं आप? हारने पर बदलाव तो समझ में आता है, जैसे आपके यहां बदल गए, हारने के बाद में रणदीप सुरजेवाला विदा हो गए, जितेंद्र सिंह आ गए, कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ से विदा हो गई, सचिन पायलट आ गए। पर यहां तो जीतकर बदल रहे हैं। कितने अचंभित हैं चौधरी राकेश सिंह जी इन बदलावों से? आप किया है भाजपा के बदलाव वाले विषय पर मुझे, तो मैं समझता हूं मैं उसी पे ज्यादा सार गर्भित बोलने की कोशिश करूं। आदरणीय गिरिजा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि चंद लोग ही पार्टी चला रहे थे, चंद लोग ही विधानसभा तय करते थे, चंद लोग ही हावी हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश पर, जिनको दरकिनार करके उनको यथास्थान देकर नए लोगों को काबिज किया है। लेकिन इससे विपरीत, इससे अलहदा मेरी सोच है डॉक्टर साहब। अलहदा सोच ये है कि गुजरात के दो लोग हुए जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सेदारी की, आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उससे गुजरात का सर ऊंचा हुआ देश में आजादी को लेकर, और हम लोग ऋणी गुजरात के रहे कि इन लोगों ने देश को आजादी दिलाई। लेकिन दो लोग वर्तमान में ऐसे हुए गुजरात के, जो लोग उत्तर भाग के लोगों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने का काम, उस बट वृक्ष को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो गुजरात के जो दो लोग कर रहे हैं, जो आज भाजपा में केंद्र शीर्षस्थ के नेता हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो समझना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लीडरशिप को आप खत्म क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली ले गए उनको, बहुत स्वागत था, आप बड़े नेताओं को दिल्ली ले गए, और आपने उनको किस हैसियत से वापस किया? कैलाश विजयवर्गीय को ही लें तो किस हैसियत में मध्य प्रदेश में है? क्या मोहन यादव के कैबिनेट में रहने के लिए, मंत्री बनने के लिए कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आए हैं? मैं कई लोगों की तरफ जब निगाह डालता हूं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो मुझे ये बड़ा भारी षड्यंत्र लगता है। लेकिन मैं उससे परेशान भी क्यों हो जाऊं? कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, चाहे आरएसएस करती हो, चाहे नरेंद्र मोदी करते हो, चाहे अमित शाह करते हो। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूं कि आदरणीय विक्रम वर्मा जी की पत्नी लगातार चुनाव जीत रही है, क्या वो इस लायक नहीं थी कि उनको मंत्री पद में जगह दी जाती? क्या बिश्नोई, हमारे मित्र बिश्नोई जी को जगह नहीं मिल सकती थी? भूपेंद्र सिंह को दरकिनार कर दिया। कई ऐसे नाम हैं जिनको बिल्कुल पटिए पे बिठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं समझता हूं ये भविष्य की राजनीति को स्थापित करने का काम नहीं है, ये उस राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने का काम है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहा था और दिल्ली को मजबूती दे रहा था। डॉक्टर साहब, आप ये मानिए कि जब भी दिल्ली में सरकार बनी तो मध्य प्रदेश का विशेष योगदान रहा, इन नेताओं का योगदान रहा जिनको वापस पुनः मूस का भव कर दिया है मध्य प्रदेश में, या जिनके बारे में आदरणीय गिरिजा भाई कह रहे हैं कि एक ही लोग हावी थे। यही लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिता रहे थे, जिनको घर बिठाने का काम किया है। आज मैं मंत्रिपरिषद का पूरा देख रहा था, मुझे शिवराज सिंह का एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो उसकी कैबिनेट को चलाने वाले हुआ करते थे, बल्कि जो विरोधी खेमे के लोग थे उनको उसमें मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने बड़ी गंभीर किस्म की टिप्पणी कर दी। जो विरोधी लोग थे उनको मंत्रिपरिषद में जगह दे दी। थोड़ा विस्तार दीजिए ना, किनको आप शिवराज सिंह चौहान के विरोधी के तौर पर देखते हैं चौधरी राकेश सिंह जी? एक नहीं,
तमाम नाम ऐसे हैं। कहने में क्या गुरेज है डॉक्टर साहब जी? कहने में क्या गुरेज है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको कमजोर कर दिया जाएगा। जब टिकट दी गई विधानसभा के श्रीमान नरेंद्र तोमर को तो उन्होंने कहा देखिए आगे आगे होता है। किसी ने पूछा कि इनको भी विधानसभा लड़ाया जाएगा क्या, तो इन्होंने कहा कि देखिए आगे आगे होता है क्या। दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, और आज की कैबिनेट में ये वजूद बता दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि आगे आने वाली भारतीय जनता पार्टी की ताकत, आगे आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी नेता की चलेगी तो उस व्यक्ति का नाम मुझे समझ में आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जितने पुराने लोग हैं, जो पार्टी के वफादार लोग थे, जो लगे रहे, जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया, अब वो दोयम दर्जे के नेता कहलाएंगे और उनको उन्हीं के हाजिरी देनी पड़ेगी जिनको वो लगातार गालियां बकते रहे थे, लगातार उल्टा सीधा बोलते रहे थे। इसलिए ये जो परिस्थिति निर्मित की गई है ये षड्यंत्र पूर्वक की गई है, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कमजोर करने का काम आज नरेंद्र मोदी और श्रीमान अमित शाह ने किया है, और यह लोग उत्तर भारत के नेताओं को जमींदोज कर रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता लोग हैं वो कैसे भी उनका नेतृत्व खत्म कर दिया जाए। चौधरी राकेश जी, आप लोगों ने तय कर लिया है क्या कि आपको विभाजनकारी बयानों के माध्यम से ही सियासत करनी है? अब वो आपके नेता है राहुल गांधी जी, वो जाति आधारित जनगणना के आधार पर विभाजन का समर्थन कर रहे हैं। अब आप भी जो है उत्तर भारत और गुजरात के संदर्भ में विभाजन की दलीलें दे रहे हैं। वह ऐसा फैसला तो गुजरात से आने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वयं गुजरात की सियासत के संदर्भ में भी किया गया। गुजरात में उन्होंने यहां पर तो फिर भी बख्श दिया। भाई कम से कम शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल के 6 चेहरे तो आज शपथ ले लिए। उससे पहले रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल के 5 चेहरे तो कम से कम शपथ लिए थे। गुजरात में तो जब विजय रूपाणी को बदला गया तो एक भी पुराना चेहरा नहीं शामिल किया गया। तो कम से कम इसमें गुजरात और शेष उत्तर भारत के संदर्भ में तो ये दूरी की बात नहीं आती। पर मेरा सवाल थोड़ा इससे ज्यादा पेचीदा है चौधरी राकेश जी। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 163 सीटें जीतने पर मुग्ध नहीं है, बल्कि आगे भी जीत बनी रहे इसकी तैयारी कर रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ब्राह्मण वर्ग का यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री, दलित वर्ग का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री। और इसके साथ में आज जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का स्वरूप दिया गया है, क्षेत्र, जाति, इसके समीकरण को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। क्या चौधरी राकेश सिंह जी को लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां आने वाले समय में इस बदलाव के चलते और विषम हो रही हैं, या आपको लगता है अब हमारी राह आसान हो गई? भाजपा ने अपने ही शीर्ष नेताओं के पर कतर दिए हैं, इसलिए अब आसमान पर कब्जा हमारा रहेगा। जी नहीं, मेरा कहना इस तारतम्य नहीं है डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूं प्रत्येक राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी आज जाति समीकरण को स्थापित कर रही है, क्षेत्र के समीकरण को स्थापित कर रही है, और आगे आने वाली राजनीति भी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको क्षेत्रवाद को लेके, उसको जातिवाद को ध्यान में रखते हुए ही राजनीति करना पड़ेगी। उसमें जो बाहुल्यता में लोग हैं उनको करना, और कांग्रेस भी करती है, टिकट भी बांटती है, तब ऐसे ही बांटती है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल ये कोशिश करता है। लेकिन ये जो निर्णय हुआ है, आप कहेंगे कि आप उनके पर कतरने पर ही प्रसन्न है, नहीं। मेरे चूंकि वो मित्रवत लोग हैं और उनकी ये दुर्दशा जो हुई है मध्य प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी, आप नाम ले रहे थे अभी आदरणीय हमारे गोपाल भार्गव जी का, मुझसे भी सीनियर थे, 85 से लगातार बन के आए। अब मैं ये कहूं कि गोपाल भार्गव जी, उन्होंने कहा, उनके गुरु ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनोगे इस बार और लड़ लो। अरे वो गुरु से पूछने के बजाय मोदी जी से पूछ लेते, अमित शाह से पूछ लेते कि मैं क्या बनूंगा, क्या पुनः मूस का भव हो जाऊंगा, काहे के लिए चुनाव लड़े। ये जो प्रसंग है वो इस बाबत है कि स्थापित नेताओं को उनके कद कम कर देना, और जो घुटने के बल चलने वाले लोग हैं उनको लाके सत्ता में बिठा देना किसी भी राजनीतिक दल की मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा चौधरी, ये कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र नहीं है? अब गोपाल भार्गव को नहीं बनाया तो आप इतने दुखी हो गए, पर भाई प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की शपथ हुई है, तुलसी सिलावट की भी शपथ हुई है, गोविंद राजपूत की भी हुई है, और साथ साथ और भी विजय शाह जैसे नेताओं की हुई है। ये घुटनों पर चलने वाले लोग हैं चौधरी राकेश सिंह जी, ऐसा आपका आशय है? मोहम्मद की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, ये लोग तो मेरे मित्र हैं, आपको मालूम है कैलाश विजयवर्गीय मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
विजय शाह मेरे साथ टिप्पणी हमें क्या पता कौन आपका मित्र है कौन आपका दुश्मन है, सियासत में पता थोड़ी चलता है चौधरी राकेश सिंह जी। हमने तो सवाल कर लिया, आपने कहा कि घुटने पर चलने वाले लोगों को आज शपथ दिला दी गई है, तो हमने देखा भाई शपथ किसकी हुई? भाई शपथ तो प्रहलाद पटेल की हुई। शपथ किसकी हुई? शपथ कैलाश विजयवर्गीय की हुई। शपथ किसकी हुई? विजय शाह जी की हुई। हमें पता ही नहीं था ये घुटनों पर चलने वाले लोग हैं। नजर में तो कैलाश विजयवर्गीय जी को कद कम करके और उनको स्टेट में मंत्री बनाना, मैं समझता हूं उनका कद कम करना है। प्रहलाद पटेल को दिल्ली के कैबिनेट से लाके, केंद्रीय नेतृत्व से लाके मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, जो आदमी के यहाँ गार्ड लग गए थे, सिक्योरिटी लग गई थी कि मंत्री मुख्यमंत्री बनने वाला है, और उस पर क्या बीती होगी उसके घर वालों पर और उस पर कि आज वो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले रहा है। तो मैं समझता हूं इनके कद कम करने वाली बात है। तो कद कम कर दिया गया, जो बड़े नेता थे और जो किसी कद के नहीं थे उनको सीधे आदम कद कर दिया। इस आकलन के साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं। पर मैं वापस गिरिजा शंकर जी आपके पास लौट कर आता हूं। जिनको आज घर बिठा दिया गया, मतलब मंत्री नहीं बनाया गया, उनके पास विकल्प क्या है? भाई शिवराज जी ने तो बता दिया मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, तो गोपाल भार्गव कहां जाएंगे? उषा ठाकुर कहां जाएंगी? इसके संदर्भ में कुछ बताइए सर। ये भी उठता है कि यदि गोपाल भार्गव, उषा ठाकुर या जो भी आप इस तरह के और नाम ले हम, यदि इनको ही लगातार मंत्री बने रहना है 2003 से लेकर 23 तक, तो फिर बाकी और जो विधायक चुन के आए हैं या बाकी जो नए नेता हैं उनका क्या होगा? उनको क्या किया जाएगा? तो सवाल तो ये ज्यादा बड़ा है ना। आपने बहुत पर्याप्त। गिरिजा शंकर जी, मैं गिरिजा शंकर जी रोकता हूं। भाई 2 को पार्टी ने टिकट नहीं दिया 33 में से, 12 को जनता ने घर बिठा दिया, तो 2 और 12 14 हो जाते हैं 34 सदस्यीय कैबिनेट में। इतने नए चेहरों के लिए जगह बनी गिरिजा जी, पर्याप्त नहीं था? 2-4 पुराने नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर कट जाते, समझ में आता है। भाई कैबिनेट में रखना और ना रखने के संदर्भ में योग्यता और साथ ही समर्थन, जन समर्थन, ये कुछ मायने रखता है या केवल इसलिए आप काट दिए जाएंगे अरे आप इतनी बार रह चुके हैं, ये आधार रहेगा? नहीं, मैं समझता हूं कि जो पुराने जो मंत्री रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि विजय शाह हैं या जगदीश देवड़ा हैं या शायद करण सिंह वर्मा भी हैं, ये वो लोग हैं जो पुराने समय से मंत्री रहे हुए हैं और जो अभी शामिल हैं। पुराने मंत्रियों को पूरे का, जैसे गुजरात में हुआ कि सारे मंत्रियों को बदल दिया गया, ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक पर्याप्त संख्या में नए लोगों को मौका देना, ये बहुत जरूरी तब होता है। ये बदलाव की नौबत कब आती है? जब आप चुनाव हारते हैं तब जो बदलाव करते हैं वो तो आपने अपने हार के कारण किया, लेकिन जब बदलाव बड़ी संख्या में जीत के आने के बाद जब बदलाव करते हैं तो आप वो हार की जो स्थिति बनती है उसको अवॉइड करने के लिए परिवर्तन करते हैं। हमने दरअसल पिछले कई सालों से एक परंपरागत रूप से राजनीति होती देखी है और बहुत कुछ सोच उसी तरह से बनी हुई है। तो ये जो नए दौर की राजनीति जो बीजेपी में इस समय हो रही है उसको बहुत समझने की जरूरत है, और ये आने वाले समय की राजनीति है। ये जो पीढ़ी परिवर्तन की राजनीति जिसको कहते हैं वो राजनीति है। इसमें जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग जो अनुभवी हैं और वो वरिष्ठ हैं, उनकी भूमिका कुछ और होगी, लेकिन वो उसी भूमिका में लगातार कंटिन्यू रहें, वो तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत उचित नहीं होता। बहुत उचित तो नहीं होता है, लेकिन अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है कि जो है वो क्यों है और जो नहीं वो क्यों नहीं है। भूपेंद्र सिंह उम्र के पैमाने पर नहीं आते, लेकिन सरकार के लिए तो संकट मोचक की भूमिका में ही दिखाई देते थे। जिस समय पर कमलनाथ की सरकार पदच्युत हुई और भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई, उस दौरान बड़ी भूमिका में भूपेंद्र सिंह जी दिखाई देते थे। शिवराज सिंह के सबसे विश्वस्त साथी के तौर पर भूपेंद्र सिंह जी को देखा गया। तो क्या मान लिया पार्टी ने? भूपेंद्र सिंह वस्तुतः शिवराज के आदमी है, भाजपा के आदमी नहीं है, इसलिए अब उन्हें घर बिठा दिया गया। गोपाल भार्गव के संदर्भ में मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है गिरिजा जी। गोपाल भार्गव लगातार 9वीं बार रहली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते, और जीते भी कितने बड़े अंतर से, 70,000 मतों के विशाल अंतर से। छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल 8वीं बार चुनाव जीते हैं, गोपाल भार्गव 9वीं बार चुनाव जीते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में 67,000 वोटों के साथ में 8वीं बार चुनाव जीते,
और मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव 9वीं बार 70,000 मतों के विशाल अंतर से चुनाव जीते। क्या लगातार जीत और इतने विशाल अंतर से जीत के बाद में ये नेता अपने क्षेत्र में जाएगा तो किस सम्मान या अपमान के बोध के साथ जाएगा, इसकी चिंता कोई करेगा या नहीं करेगा गिरिजा जी? और इसकी चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल तो रहेगा ना गिरिजा जी। मैं नहीं समझता कि व्यक्ति के रूप में इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। एक दरअसल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के रूप में हम इसको देखते हैं। यदि एक एक व्यक्ति को लेकर चर्चा करेंगे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। रमेश मेंदोला जो है वो लगातार 3 बार और सबसे अधिक मतों से जीत रहे हैं, उनको नहीं बनाया गया। तो ये तो स्थितियां होंगी जब बड़ी संख्या में लोग जीत के आते हैं, तो ये स्थितियां होंगी कि कुछ को बनाया जाएगा, कुछ को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर ये मानना कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय हुआ है या उसके किसी और पूर्वाग्रह की कारण किसी को वंचित किया गया, ये मैं नहीं मानता। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में, और यदि आप बीजेपी को लगातार देखते हुए कि दिशा बदलते हैं चर्चा की गिरिजा जी, इससे क्या फायदा होगा भाजपा को? ये जो बदलाव किए गए हैं, तो इसकी समीक्षा आप थोड़ा हमारे साथ में इस बात पे करें कि देखो अब भाजपा में ये बदलाव दिखेगा और इससे ये बेहतरी होगी या इससे ये खतरा पैदा हो गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। व्यक्तियों को छोड़िए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक एक व्यक्ति पे कितना रोएं और क्यों रोएं? इस बदलाव से पार्टी को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले 10 साल में मालूम पड़ेगा। आप देखेंगे कि 2005 में जब शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, या 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी ये सवाल उठते थे। लेकिन बाद में ये सवाल अपने आप अप्रासंगिक हो गए जब इन्होंने अपनी नई लीडरशिप पार्टी के अंदर क्रिएट हुई। यदि आप ये बदलाव नहीं लाएंगे तो पार्टी जो है वो झील हो जाएगी, झील का पानी हो जाएगा। उसमें ये बदलाव की नई लीडरशिप कैसे आएगी? आखिर हर पॉलिटिकल पार्टी में सवाल तो यही उठता है ना कि लीडरशिप नहीं आ रही है, नए लीडरशिप को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो नए लीडरशिप को प्रमोट करने की का ये प्रोसेस जो है, मैं समझता हूं इसका तात्कालिक रूप से अभी कोई नफा नुकसान आज हम नहीं देख सकते। आने वाले सालों में मालूम पड़ेगा। जैसे 2003 में जो प्रयोग किया उमा भारती को लाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, 8 महीने बाद उनका इस्तीफा हो गया। एक लिहाज से देखा जाए तो वो जो प्रयोग था वो बहुत सफल नहीं रहा। लेकिन उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 2005 में बीजेपी को एक ऐसी लीडरशिप मिली जो लगातार बीजेपी को चुनाव जिताती रही शिवराज सिंह के नाम पर। तो आपको नए लोगों को ये मानकर कि वो पार्टी के लिए जो पुराने लोग हैं वही केवल हितकर हैं और नए लोगों को मौका नहीं देना है, ये तो पार्टी के ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए नए लोगों को मौका देना बहुत जरूरी है ताकि पार्टी वाइब्रेंट बनी रहे। पार्टी कैडर में, पार्टी के निचले स्तर पर यह भाव ना आए कि केवल एक ही तरह के लोग हर जगह रहेंगे, हम लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। इस भाव को भी खत्म करना पार्टी के लिए जरूरी है, खासकर तब जब बड़े बहुमत के साथ में जब पार्टी आती है तब। मैं माफी चाहूंगा गिरिजा जी, थोड़ी असहमति के साथ इस चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं। फिलहाल पार्टी ने पहले जब भी प्रयोग किए ना, आजमाए हुए लोगों के साथ प्रयोग किए, वो कहीं ना कहीं अपने सफलता के मानदंड स्थापित किए हुए थे। नरेंद्र मोदी को जिस समय पे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, वो बतौर संगठक अपने आप को साबित किए हुए थे, एक संभावनाशील नेतृत्व के तौर पर देखे जाते थे। अगर शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें, शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे और कई भूमिकाओं में अपने आप को साबित कर चुके थे। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बतौर सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। अगर योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में प्रयोग किया गया तो वो भी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर एक देशव्यापी छवि लेते जा रहे थे। अगर उमा भारती को आजमाया गया तो उमा भारती भी एक राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान रखती थी, जिसका फायदा 2003 में भारतीय जनता पार्टी को उनके चेहरे के रूप में मिला। लेकिन इस बार जो 3 चेहरे चुने गए नेतृत्व के संदर्भ में, चाहे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को तो साल भर पहले पार्टी ने खुद अध्यक्ष पद से हटा दिया था, यह मानते हुए कि इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता, तभी तो हटाया। अगर मोहन यादव जी के संदर्भ में बात करें तो मोहन यादव जी को पार्टी ने कब प्रदेश के स्तर पर आजमाया था, और राजस्थान में तो कमाल ही हो गया। भजनलाल शर्मा की तो किसी स्तर पर कभी भूमिका नहीं देखी गई और सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका बन गई। तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर इस प्रयोग के पीछे आधार क्या और इसके संदर्भ में उम्मीद क्या? इसमें आशंका और संभावना दोनों ही देखी जाएगी ना गिरिजा जी, या खारिज कर दें कि 10 साल बाद पता चलेगा? बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसमें आशंका नहीं है, आशंका है। जैसे मैंने कहा, उमा भारती का प्रयोग जो है वो असफल हो गया था,
जो बाद में जी। जाके कम हुआ। लेकिन इस तरह के प्रयोग यदि नए लीडरशिप को लाने के लिए कोई पार्टी नहीं करेगी, ये जोखिम नहीं उठाएगी, तो पार्टी जो है वो डेड हो जाएगी। आपको इस तरह का अपने पार्टी को वाइब्रेंट रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लेवल पर एक उत्साह बनाए रखने के लिए आपको इस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, ये जोखिम उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो प्रयोग है या ये जो बदलाव है आने वाले समय में पार्टी को बहुत फायदा न पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, उसकी आशंका भी है और संभावनाएं भी है। लेकिन जो राजनीति में जो है वो बहुत डिफेंसिव राजनीति नहीं होती। राजनीति में बहुत आक्रामक फैसले लिए जाते हैं, बहुत अप्रिय फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फैसले को का जो क्या नफा नुकसान होगा समय में देखना पड़ेगा। लेकिन गिरजा जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि राजनीति अगर डिफेंसिव करेंगे तो बहुत परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो चौधरी राकेश जी वापस आपके पास रुख करते हैं। आप हारने के बाद भी हारे हुए लोगों पर दाम लगा रहे हैं, भाजपा तो जीतने के बाद भी जोखिम भरा दाम लगा रही है। क्या कहते हैं आप? जीतू पटवारी स्वयं 30-35 हजार वोटों से चुनाव हार गए, उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है कि कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर दें। और भारतीय जनता पार्टी का साहस देखिए, जो इतनी बार जीत रहे हैं उनके स्थान पर भी नए लोगों को मौका दे रही है, नए लोगों को अवसर दे रही है, इस उम्मीद के साथ में आने वाला समय भी बेहतर रहे। क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वास्तव में 9 दिन के विधायक को भी मुख्यमंत्री बना रही है राजस्थान में, ये उनका कार्य पद्धति है, मैं मानता हूं। और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव साहब काबिल भाई हैं और मुख्यमंत्री बना रही है और बड़े वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर उन्हें मौका दे रही है। लेकिन कांग्रेस चुनाव हारने जीतने का मापदंड नेतृत्व का नहीं होता है हिमांशु साहब। नेतृत्व की क्षमता अलग होती है और चुनाव हारना जीतना तो जनता के मत के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए नेतृत्व की क्षमता को कम नहीं किया जा सकता है। जीतू पटवारी जी युवक कांग्रेस में रहे, प्रभारी अध्यक्ष रहे और उनकी क्षमताएं हैं आंदोलन करने की और ललक है उनमें कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हारना जीतना नेतृत्व का मापदंड नहीं है। हारना जीतना जनता का निर्णय हो सकता है, अन्य कोई व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिसके बारे में हम लोग शंका कुशंका करते हैं। इसलिए नेतृत्व के कमजोर को नहीं माना जाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात बार बार आप ये कह रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं डॉक्टर हिमांशु साहब कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र कई उम्र दराज हो गए, कई बार के विधायक हैं, तो इनको संतोष करना चाहिए कि ये देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। बचा हुआ जीवन देवताओं के हित में लगाएं, कांग्रेस अपने पार्टी के हित में लगाएं, घर बैठकर पार्टी की सेवा करें। और इनका अब मोदी जी ने, अमित शाह ने काम इनका तमाम कर दिया है। अब देवतुल्य कार्यकर्ता का स्थान उन्होंने देवता के घर में रख दिया है। इसलिए अब ज्यादा उठापटक नहीं करें। नए लोगों को उन्होंने आमद दे दी है। और मैं फिर कह रहा हूं दोबारा से कि उत्तर भारत के नेतृत्व को खत्म करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, जितने दिल्ली के नेता तमाम जमींदोज हो गए, तमाम खत्म हो गए। एक छत्र राज कर लिया है गुजरातियों ने। और ऐसे लोगों ने जो तंत्र से, मंत्र से, साम से, दंड से, हर तरीके से लोकतंत्र को अपने वश में कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। हाँ, ये बार बार गुजरात 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 करके ले आ रहे हैं। जाके बनारस घूमिए ना चौधरी राकेश जी। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जीत कर आते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जीत कर आते हैं। उस उत्तर प्रदेश से जीत कर आते हैं जहां की एक अगर सीट भी आप अखिलेश यादव की कृपा से जीत पाते हैं। चौधरी राकेश जी थोड़े हालात के संदर्भ में निर्मम विवेचन कीजिए जरूर, पर पूर्वाग्रह तो मत कीजिए। भाई आपसे जानना ये है चौधरी राकेश जी, कब तक आप दुखी रहेंगे कि गोपाल भार्गव की शपथ नहीं हुई? कब तक आप दुखी रहेंगे इस बात में कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की शपथ मंत्री पद के संदर्भ में हुई, मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में नहीं हुई, पर आपके पड़ोस में राकेश शुक्ला को आज केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है? आप इस बात से दुखी हैं या आप इस बात से दुखी हैं कि नरेंद्र कुशवाहा की शपथ नहीं दिलाई गई? थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। या इस बात से दुखी हैं कि गोविंद सिंह को हराने वाले अमरीश की शपथ क्यों नहीं हुई है? क्यों दुखी आप? मैं दुखी हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी इसलिए। और भारतीय जनता पार्टी किसको मंत्री बनाए, कौन मंत्री परिषद में बैठे, कौन को कौन सा ओहदा मिले, ये मेरे दुखी और प्रसन्न होने का विषय नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, कांग्रेस की राजनीति करता हूं। चाहे राकेश शुक्ला बने तो उन्हें भी बधाई है, नरेंद्र सिंह अगर बनते हैं तो उन्हें भी मैं बधाई देता, और अगर अमरीश शर्मा बनते हैं तो उन्हें भी बधाई देता। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मैं इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
लेकिन वे राजनीतिक मेरे प्रतिद्वंदी हैं और अच्छे पद पे पहुंचे, ये शुभकामनाएं हैं, लेकिन इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में मैंने जाने कितने समय देखा, कितना दौर देखा, ऐसा कितनी विधानसभाएं देखी, इसलिए ये विषय मेरे दुखी और प्रसन्न होने का नहीं है। ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने सवाल क्या किया राकेश जी, अभी तो भाषा बदल गई, अभी तो आपका दुख जो है संभाले नहीं संभल रहा था। हमें लगा इतने दुखी तो गोपाल भार्गव भी नहीं होंगे जितने चौधरी राकेश सिंह जी दुखी है, और इतने दुखी तो शपथ लेते हुए कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी नहीं हुए होंगे कि मेरी मुख्यमंत्री की शपथ क्यों नहीं हुई, जितने दुखी हमें चौधरी राकेश सिंह जी दिखाई दे गए। अरे मैं जरूर इस मामले दुख प्रकट करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व पे पहुंच गया था, और उसको लाके सांप सीढ़ी की तरह नीचे कर देना, ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक कद को कम करना है। मैं ये मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय देश का नेता भाजपा का हो गया था, और जिसको लाके उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से उसी कटघरे में खड़ा कर दिया जहां से ले गए। जो सम्राट हुआ जा रहा था वो इलाकेदार होकर रह गए, इस बात से चौधरी राकेश सिंह तक दुखी है। मेरे साथ में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज सिंह जुड़ गए हैं। कांग्रेसियों के मन में भी दुख का कोई सीमा नहीं रह गई है भाजपा के शपथ ग्रहण को देखकर कि कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा कर दिया। गुलरेज सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्यों कर दिया आपने ऐसा अपने ही नेताओं के साथ? जहां तक माननीय जिनके भी नाम लिया उसका विषय है, वो सभी बड़े सम्मानीय नेता हैं और उनको सम्मान दिया भी गया है, हमेशा बीजेपी देगी भी सही। हमारे सामने एक लक्ष्य है भाई साहब, अभी हिमांशु जी, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है, और उसके लिए जिन हीरो की जरूरत है उसको नंबर 1 के रूप में सजाने के लिए, उन हीरो को हम चाहे केंद्र से लाना हो या कहीं और से लाना हो, हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में, और वो इसको हीरो की तरह सजाएंगे और खूबसूरत गुलदस्ता बनाएंगे। नंबर 1 महकता हुआ, चहकता हुआ राज्य बनना है मध्य प्रदेश, और ये इन अगले 5 सालों में हो जाएगा। अच्छा गुलरेज सिंह जी, एक बात बताओ, ये इतने नाराज आप क्यों हो गए गुजरात और उत्तर प्रदेश से? भाई गुजरात नंबर 1 है ऐसा बताया जाता है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा ऐसा बताया जाता है। अब आपने नई कहानी बता दी कि देखो देश में नंबर 1 तो मध्य प्रदेश को होना है। ये गुजरात से इतने नाराज क्यों है भैया? और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भी क्या नाराज हो गए क्या गुजरात से? देखिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर देश के राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, और यदि ये डेवलपमेंट के नाम पे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो हिंदुस्तान कितना आगे जाएगा और कितनी तेजी से आगे जाएगा। जल्दी से जल्दी इस देश को $5 ट्रिलियन का मार्क छूना है, और अगले कुछ सालों में हमको नंबर 1 राज्य देश बनना है ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो उसके लिए जब राज्य, तो अब आप ये बताइए, ये शिवराज सिंह चौहान के बस में नहीं था ना मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना पाना? ये गोपाल भार्गव जैसे लोगों का मंत्री रहने से ये मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य नहीं हो सकता था। इसलिए शिवराज जी को हटाकर मोहन यादव जी को लाए हैं, क्योंकि नंबर 1 करना शिवराज सिंह चौहान के बूते में नहीं था। ऐसा है गुलरेज सिंह जी? शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य को एक विकसित राज्य की कगार पर लाके खड़ा किया है, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और चाहे शिवराज जी हो या गोपाल जी हो, ये कल भी हमारे चाहते थे, आज भी हमारे चाहते हैं, और कल भी रहेंगे। कल भी संगठन को इनकी जरूरत थी, आज भी है, और कल भी रहेगी, और लेते रहेंगे। वो तो ठीक है भैया, ऐसा चहेतापन के लिए तो बख्शने की उम्मीद करेंगे। चौधरी राकेश जी इतनी देर से बता रहे थे, पर आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया। देखो आपने कितने बढ़िया तरीके से बात कही। देखो ये सब इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्द से जल्द बनाना, और इसलिए ये सब किया गया है। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल बड़ा मासूम सा है। हमारा मासूम सा सवाल ये है गुलरेज सिंह जी कि शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के तकरीबन 1 दर्जन वो नेता जो चुनाव जीतने में सफल रहे, मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। क्या कर रहे थे ये लोग जिसके कारण से आपने इन्हें नंबर 1 बनाने वाली भूमिका से अलग कर दिया? भाई इनसे नहीं होगा, हटो हटो। क्या किए ये लोग? देखिए, आप लोगों के नजरिए में मंत्रिमंडल सब कुछ होगा, लेकिन हमारे नजरिए में संगठन भी बहुत महती भूमिका रखता है, और संगठन में भी हमको वरिष्ठ और अनुभवी और मेहनत करने वाले और शीर्ष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब हमारे शीर्षस्थ कार्यकर्ता है। तो गिरिजा शंकर जी समझ पा रहे हैं? डॉक्टर गुलरेज सिंह जी बता रहे हैं कल के नेता आज के शीर्ष कार्यकर्ताओं में तब्दील हो गए। कैसा लग रहा है ये नई भूमिका मिलता देख आपको?
खैर, जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उनकी अपनी एक सीमा भी होती है और उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि इस पूरे परिवर्तन को हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सीमित नहीं कर सकते। एक बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसको 3 राज्यों में अभी हमको देखने को मिला है परिवर्तन। हरियाणा में या झारखंड में या बाकी और राज्यों में ये परिवर्तन हम उसके पहले भी देखते रहे हैं। तो ये परिवर्तन में कई बार ऐसा होता है कि उस प्रोसेस को आप जो एक परंपरागत रूप से राजनीति देखते करते आ रहे हैं उनके लिए ये नई प्रोसेस को थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह के परिवर्तन लगातार होते रहें, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है या उनको घर बैठा दिया गया है। उनको जरूर किसी न किसी भूमिका में रखना चाहिए। उनका एक लंबा अनुभव है, लंबा उनका सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, सरकार का अनुभव है, पार्टी का अनुभव है। और जाहिर है जब नए लोगों को आप लाते हैं सरकार में या पार्टी में अगुवाई देते हैं तो जाहिर है उनको उनके अनुभव का लाभ कैसे मिले इस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए। तब ये तालमेल और बेहतर हो सकता है, इसके फायदे पार्टी को और ज्यादा हो सकते हैं। अरे किशन जी, थोड़ा एक और दृष्टिकोण पे बात करते हैं, इस चर्चा को और समृद्ध करने की कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर और खासतौर पर उसके 2 शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संदर्भ में आरोप है कि ये लोकतंत्र पर आस्था ही नहीं रखते, ये हिटलरशाही चला रहे, तानाशाही चला रहे हैं। पर क्या आप एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि इन 3 राज्यों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री का चयन और उसकी शपथ का कार्यक्रम हुआ। यहां तक ही नहीं, इनका सामूहिक रूप से भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मुलाकातों में, पार्टी संगठन के साथ चर्चाओं में तीनों की मौजूदगी रह रही है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद जो एकाधिकार का प्रतीक बन गया था, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है और 1 से 3 में वो भूमिका बदलाव में लाने की कोशिश की जाएगी? इस बार आपकी कोई दृष्टि? बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार जो है ये देखने को मिला, ये परिवर्तन भी देखने को मिला है कि जहां पर भी दिल्ली में, अब चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री से मिलने की बात हो, चाहे वो मंत्रणा की बात हो, उस मंत्रणा में तीनों शामिल दिखे हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव है। और मैं समझता हूं कि जिस सामूहिक नेतृत्व की बात चुनाव के समय की गई, वो सामूहिक नेतृत्व कुछ हद तक अमल में आते हुए दिख रहा है। जहां तक तानाशाही की बात है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात है, तो मैं समझता हूं कि जब कोई भी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार में आती है और लगातार चुनाव जीतती है तो ये आरोप लगना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इंदिरा गांधी पर भी यही आरोप लगते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना इतना आसान न किसी पार्टी के लिए है, न किसी नेता के लिए है। ये जरूर है कि जब पार्टी नेतृत्व कोई कड़े फैसले लेती है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों के लिए अप्रिय होते हैं, तो फिर ये जरूर आरोप लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जो एक बदलाव जो आया है, इस बदलाव को और सार्थक करने की जरूरत पार्टी को है। पार्टी को यहीं पर नहीं रुक जाना है कि हमने कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में या संगठन में मौका दे दिया या कुछ पुराने लोगों को हमने मौका नहीं दिया। दरअसल नए पुराने का जो एक बेहतर तालमेल, जो बेहतर मिश्रण जो होना चाहिए, उस तरफ भी आने वाले समय में यदि पार्टी विचार करती है, उसको अमल में लाती है, तो शायद है कि जो ये बदलाव है उसको लेकर जो आशंका है वो संभावना में बदल जाएगी। आशंका संभावना में बदल जाएगी। चौधरी राकेश जी, आप इस बार कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जहां आप देखते हैं कि लोग अध्यक्ष बनने के बाद रायशुमारी पे यकीन नहीं रखते, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवर्तन के साथ चल रही है इन 3 राज्यों के संदर्भ में, और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी लगभग समकक्ष स्थिति में लाए जाकर भूमिका में दिखाए जा रहे हैं, भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इस पर कोई दृष्टि? साफ ये दिख रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और अन्य बड़े नेता हैं, इनसे मध्य प्रदेश के इस मंत्रिमंडल के संगठन के बारे में मैं समझता हूं बहुत ज्यादा इनसे ना पूछ परख की गई, ना कोई तवज्जो दी गई। उनको तो एक लाइन दी गई कि आपको साउथ के उस यात्रा में जाना है 2-3 जगह। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की स्थिति जो बीजेपी में है वो बहुत ही शंकास्पद है और इनको दरकिनार करके पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है जो जितने नेता है। लेकिन चूंकि मुझे प्रसन्नता इस बात की है डॉक्टर साहब
कि मध्य प्रदेश में भी एक मार्गदर्शक मंडल बहुत बड़ा बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे ये जितने मित्र हैं अब बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक मंडल बन गया है। जो केंद्र में था आडवाणी जी के थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी थे, लेकिन मध्य प्रदेश को भी भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि करीब करीब 1 दर्जन बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में अब बन गए हैं और इनका मार्गदर्शन पूरी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा और आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर मार्गदर्शक मंडल ही देख पा रहे हैं चौधरी राकेश जी, लेकिन शायद डॉक्टर गुलरेज शेख इस बदली हुई भूमिका के संदर्भ में रोशनी दे सके। तीनों राज्यों के संदर्भ में, बात केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी है, राजस्थान के संदर्भ में भी है। यहां तक कि जब मंत्रिमंडल में अन्य नामों को चयन करने की प्रक्रिया भी दिल्ली में हुई तो उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। आशय ये कि केवल शपथ नहीं हुई है, पार्टी के संदर्भ में उनकी भूमिका सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। अब इसके अपने अपने आकलन है डॉक्टर गुलरेज शेख। एक मुख्यमंत्री को ताकतवर नहीं होने देना, ये इसके पीछे दृष्टिकोण है, या सामूहिक नेतृत्व के भाव से अब सत्ता और संगठन का संचालन हो, यह भाजपा की दृष्टि है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नहीं, डेफिनेटली हम बिलीव करते हैं कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए और उसी के अंतर्गत सारे निर्णय लिए गए हैं। और बड़े स्पष्ट रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राकेश सिंह जी या कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक नेचुरल प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है कि पीढ़ी परिवर्तन होता है। एक बाप अपने रहते रहते अपने बच्चों को चाबी देता है और हम कांग्रेस नहीं और हम कांग्रेस बनना चाहते हैं। आप देखिए कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता था तो क्या हो गया, कांग्रेस ने राजस्थान में क्या किया, अशोक गहलोत, कमलनाथ, और आज कांग्रेस की दशा देख रहे हैं आप। तो उससे देश को भी नुकसान होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, हम भाजपा का नुकसान भी नहीं होने देंगे कभी इस तरह से कांग्रेस के रास्ते पर। तो हम तो सतत रूप से पीढ़ी परिवर्तन करते रहते हैं। और मैं मीडिया विभाग में हूँ मध्य प्रदेश के, और बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि हमारे मीडिया विभाग की एवरेज एज 40 साल। मध्य प्रदेश के भाजपा के मीडिया विभाग की एवरेज एज 40 साल है। ये पीढ़ी परिवर्तन करके आप हमें क्या एहसास कराना चाह रहे हो? 2024 के बाद के लिए डरा रहे हो क्या? क्या है सारे लोग मोदी जी को देखकर ही फैसला लेने वाले हैं? कहना क्या चाह रहे हो गुलरेज शेख जी? विजय शेखर जी, आप डर तो नहीं का गुलरेज शेख जी जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि हमको, मैं अभी भाजपा प्रवक्ता के रूप में ही बात कर रहा हूँ, प्योर रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार के रूप में मानते हैं, एक घर के रूप में मानते हैं और घर को हमेशा प्रोटेक्ट किया। गुलरेज शेख जी, मेरे सवाल को पूरी तरह से समझो। आपने 62-64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर, और इस समय पर 73 साल के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप तो डरा रहे हो, मुझे ऐसा लगा, इसलिए आपसे पूछ लिया भैया 2024 में लोग फैसला नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर लेने वाले हैं, और आप फैसला क्या लेने वाले हो या किस राह पे जा रहे हो, तो इसलिए भय उत्पन्न हो गया। तो थोड़ा आश्वस्त करो ना, क्या करने जा रहे हो देश के संदर्भ में? वही तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करती हो। शिवराज जी को हटा दिया गया, ये शब्द ही गलत है। शिवराज जी की जरूरत आज भी पार्टी को है और पार्टी उनका जितना भी उपयोग करना हो, सदुपयोग करना हो, पार्टी के हित में, देश के हित में करेगी। आपको नजर आएगा। तो ये बस बोलिए आपसे हटा दिया गया। गुलरेज शेख जी, मतलब इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो हमने गलत बोल दिया। आपका ये कहना है कि आपका शब्द ही गलत है, मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह चौहान हटा दिए गए। गुलरेज शेख जी समझाएं हमें। गलत है, उनको हम और भी बड़ी भूमिका देंगे पार्टी में, संगठन में। शिवराज जी का सदुपयोग पार्टी करेगी और आपको नजर आएगा। गुलरेज जी, आप हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिए, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, और गिरजा जी ढंग से समझ गए हैं। तो मैं गिरजा जी के पास चलता हूं। और गिरजा जी क्या कहते हैं आप? गुलरेज शेख जी कहां उलझ गए? दरअसल पार्टी जिस तेजी से और जिस अंदाज में परिवर्तन के दौर से बीजेपी गुजर रही है, वो बहुत सारे बीजेपी के लोगों के लिए भी एक पहली बनी हुई है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने की प्रोसेस में है। तो मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन जो हुआ है वो अभी एक तरह से मैं इसको एक्सपेरिमेंट मानता हूं। ये प्रयोग है, हो सकता है ये प्रयोग सफल हो, ये प्रयोग हो सकता है कि सफल न हो। लेकिन यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर बदलाव लाने की का जोखिम यदि नहीं उठाएगी
तो फिर उस पार्टी में एक तरह से ठहराव आ जाता है, और उस ठहराव के चलते पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होता है। हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है जहां पर इस तरह के ठहराव आए हैं। सवाल यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी है, और आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर यदि पार्टी को लगता है कि जिस तरह का जो उनकी अपेक्षा है कि 400 सीट में लाना है, तो यदि उस अपेक्षा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं कि लगातार हमको सरकार में बने रहना है, आप चुनाव राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इस अपेक्षा के साथ कि हम बहुत बड़ी ताकत के साथ में हम उभरने वाले हैं, तो जाहिर है इसके लिए आप जो परंपरागत और जो स्टेटस को जैसी राजनीति आप नहीं कर सकते। आपको राजनीति में नए नए प्रयोग, नए नए बदलाव लाने पड़ेंगे। वो बदलाव बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत टेस्टेड बदलाव है और उनका एक टेस्टेड फायदा आपको मिलेगा, उससे नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन इन प्रयोगों से बचने की जो प्रवृत्ति है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सही नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं यह महसूस करता है कि हम अगर परंपरागत तरीके से ही बने रहे तो आने वाले समय में वैसा ही अप्रासंगिक हो जाने का खतरा हो जाएगा जैसा अन्य राजनीतिक दलों के संदर्भ में हो रहा है। इसलिए औरों से इतर फैसले लेते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का वर्तमान स्वरूप उस बदलाव की आहट को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इस बदलाव के परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बदलाव से कई नए चेहरों के लिए नए अवसर निकले हैं। पर उम्मीद यह भी है कि जो पुराने चेहरे हैं वो भी वक्त के साथ किसी न किसी नई भूमिका में पार्टी के द्वारा उपयोग में लाए जाते रहेंगे। देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव को देखकर कांग्रेस अपने अंदर कोई बदलाव लाती है, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के तौर पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में देखी जाती है। 2024 की संभावनाएं भी इन बदलाव के संकेतों के बीच में ही समझने की कोशिश का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इस बदलाव को समर्पित कुछ यूं व्यक्त है कि कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। अहमद जफर ने क्या कमाल की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस साहस के साथ ही शायद फैसले ले रहा है, और वो दरिया के पार उतरता है या दरिया में डूब जाता है या तो वक्त के ऊपर है, लेकिन दरिया में उतरने का साथिक फैसला तो भाजपा संगठन के द्वारा लिया गया। फैसले की सराहना होनी चाहिए। और इसी के साथ समय है अब आपसे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।